आज हमारे पास उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी यूपीएसआई और मूल विधि परीक्षा के लिए तैयार किए गए कुछ बड़े ही दिलचस्प हस्तलिखित नोट्स हैं। और ये नोट्स प्रयागराज से मौरानीपुर तक के किसी सफर में बनाए गए लगते हैं। हाँ, और इनका विषय एक ऐसा कानून है जिसने भारत में सरकार और नागरिक के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद इन नोट्स की एक एक लाइन को रटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला छात्र इस कानून के किन पहलुओं पर सबसे ज्यादा ध्यान देता है। तो चलिए इस छात्र की नजरों से इस कानून की एक गहरी पड़ताल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये नोट्स हमें बताएंगे कि परीक्षा के नजरिए से इस कानून की आत्मा कहाँ बसती है। तो नोट्स की शुरुआत होती है अधिनियम के उद्देश्य से, लोक प्राधिकारियों के काम में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात लिखी है जिसे छात्र ने हाईलाइट भी किया है। इसे संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत एक मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है। इसका क्या मतलब है? ये सिर्फ एक आम कानून नहीं है क्या? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। देखिए, इसे अनुच्छेद 19(1) यानी बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही एक हिस्सा माना गया है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बिना जानकारी के बोलेंगे क्या? मतलब एक सूचित नागरिक ही तो सही तरीके से अपनी राय रख सकता है ना। सही बात है। तो सूचना का अधिकार कोई सरकारी एहसान नहीं है, यह हमारा मौलिक अधिकार है। अच्छा, तो ये इसकी नींव है। अब सवाल उठता है कि हम किस तरह की सूचना मांग सकते हैं और किससे मांग सकते हैं। यहीं पर शायद धारा 2 यानी परिभाषाएं काम आती हैं। जी हाँ, और नोट्स में देखिए सूचना की परिभाषा को काफी विस्तार से लिखा गया है। धारा 2(च) के अनुसार इसका मतलब सिर्फ सरकारी फाइलें नहीं है। तो फिर क्या क्या है इसमें? इसमें कोई भी रिकॉर्ड, दस्तावेज, मेमो, ईमेल, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, आदेश, लॉगबुक, रिपोर्ट, मतलब यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में मौजूद डेटा भी शामिल है। मतलब अगर दो अधिकारियों के बीच कोई जरूरी ईमेल भी हुआ है तो वो भी सूचना के दायरे में आता है। बिल्कुल, ये परिभाषा जानबूझकर बहुत व्यापक रखी गई है। ये तो लगभग सब कुछ कवर कर लेता है। और हम ये जानकारी मांगेंगे किससे? क्या हम किसी भी प्राइवेट कंपनी से कुछ भी पूछ सकते हैं? नहीं, यहीं पर लोक प्राधिकारी या पब्लिक अथॉरिटी की परिभाषा काम आती है। आप किसी प्राइवेट कंपनी से सीधे जानकारी नहीं मांग सकते। तो ये लोक प्राधिकारी कौन है? आसान भाषा में कहें तो लगभग हर सरकारी विभाग, मंत्रालय, सरकारी बैंक, यूनिवर्सिटी सब इसके दायरे में आते हैं। मतलब जो भी संस्था संविधान से, संसद के कानून से या सरकारी अधिसूचना से बनी है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि हमारा अधिकार क्या है और हमें जानकारी किससे मांगनी है। अब आते हैं असल प्रक्रिया पर। एक आम नागरिक इस अधिकार का इस्तेमाल करे कैसे? यहीं से एक नागरिक का सफर शुरू होता है। धारा 3 तो सीधे कहती है कि सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा, एक सीधी शक्तिशाली घोषणा। और धारा 4 वो सरकार पर कुछ जिम्मेदारियां डालती है ना? हाँ, इसका मतलब ये है कि सरकार को सिर्फ मांगे जाने पर ही जानकारी नहीं देनी है, बल्कि सक्रिय रूप से भी जानकारी साझा करनी चाहिए। अपने रिकॉर्ड्स को सही ढंग से मेंटेन करना चाहिए। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, धारा 6 जो सूचना प्राप्त करने के अनुरोध की प्रक्रिया बताती है। जी। नोट्स में से बहुत साफ साफ लिखा गया है। आवेदन लिखित या इलेक्ट्रॉनिक, हिंदी, अंग्रेजी या उस क्षेत्र की राजभाषा में हो सकता है। लेकिन इसमें एक लाइन है जिसे छात्र ने अंडरलाइन किया है। कौन सी? आवेदक से सूचना मांगने का कारण नहीं पूछा जाएगा। ये इतनी बड़ी बात क्यों है? अरे यही तो इस कानून की आत्मा है। सोचिए, अगर आपको हर बार ये साबित करना पड़ता कि आपको जानकारी क्यों चाहिए, तो अधिकारी तो हजार वजह बता के टाल सकते थे। बिल्कुल। आप कौन होते हैं ये पूछने वाले, ये सवाल ही खत्म कर दिया गया। आपका नागरिक होना ही काफी है। ये अधिकार बिना शर्त है और यही इसे ताकतवर बनाता है। और एक बार आवेदन दे दिया, फिर क्या? क्या सालों तक इंतजार करना होगा? शायद नहीं, क्योंकि धारा 7 में समय सीमा दी गई है। हाँ, और नोट्स में साफ लिखा है 30 दिन। सिर्फ 30 दिन। और ये 30 दिन की समय सीमा ही इस कानून का दिल है। इसने सरकारी दफ्तरों में सालों से धूल खा रही फाइलों को बाहर निकालने पर मजबूर कर दिया। ये टाल मटोल को रोकती है। तो क्या इसका मतलब यह है कि एक नागरिक देश की परमाणु मिसाइल के डिजाइन की जानकारी भी 30 दिन में मांग सकता है? यकीनन नहीं। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यहीं पर कानून में एक संतुलन बनाने की कोशिश की गई है जो हमें धारा 8 में दिखती है, जिसे नोट्स में सूचना प्रकट किए जाने से छूट कहा गया है। जी, धारा 8 ही वो मैदान है जहां पारदर्शिता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच असली जंग होती है।
जैसे वो जानकारी जिससे भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरा हो, या राज्य की सुरक्षा, आर्थिक हितों पर बुरा असर पड़ता हो, या विदेशी संबंध प्रभावित होते हों। हाँ, ये सब नहीं बताया जा सकता। मंत्रिमंडल के कागजात भी इसमें शामिल हैं। तो मान लीजिए किसी विभाग ने धारा 8 का हवाला देकर जानकारी देने से मना कर दिया, या 30 दिन में कोई जवाब ही नहीं दिया, तो एक नागरिक के तौर पर मेरे पास क्या रास्ता है? नहीं, कहानी तो असल में यहीं से शुरू होती है और अब मैदान में आता है एक रेफरी। इस कानून ने अपना खुद का एक शिकायत निवारण तंत्र बनाया है, जिसे हम सूचना आयोग कहते हैं। धारा 12 केंद्रीय सूचना आयोग। हाँ, इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 केंद्रीय सूचना आयुक्त होंगे। और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री होते हैं। विपक्ष के नेता भी? बिल्कुल। ये प्रक्रिया इतनी मजबूत इसलिए बनाई गई है ताकि आयोग निष्पक्ष और स्वतंत्र होकर काम कर सके। अगर आयोग सरकार के दबाव में काम करेगा तो वो नागरिक की मदद कैसे करेगा? अच्छा, तो इन्हें हटाना भी उतना ही मुश्किल होगा? बहुत मुश्किल। धारा 14 के अनुसार इन्हें सिर्फ साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं, लेकिन वो भी सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। मतलब एक बार नियुक्त हो गए तो प्रधानमंत्री भी सीधे सीधे नहीं हटा सकते? यही तो इस पद की गरिमा और स्वतंत्रता है। तभी तो ये आयोग बिना डरे किसी भी बड़े से बड़े मंत्रालय को आदेश दे सकता है। तो इस आयोग की शक्तियां क्या है? क्या ये सिर्फ चिट्ठियां लिखता है? नहीं, ये सिर्फ चिट्ठियां नहीं लिखता। धारा 18 के तहत इसके पास सिविल न्यायालय की शक्तियां होती हैं। सिविल न्यायालय की मतलब ये किसी भी अधिकारी को समन जारी कर सकता है, अपने सामने पेश होने का आदेश दे सकता है, शपथ पर सबूत ले सकता है, दस्तावेज मंगवा सकता है, ठीक एक अदालत की तरह। ठीक है, तो अब मेरे पास एक मजबूत रेफरी है। अगर कोई अधिकारी मेरी अर्जी को नजरअंदाज करता है तो मैं इस आयोग के पास जा सकता हूं। लेकिन क्या मुझे सीधे राष्ट्रीय आयोग के पास जाना होगा? नहीं, इसके लिए एक सीढ़ी दर सीढ़ी प्रक्रिया है जो धारा 19 में दी गई है। अपील का प्रावधान? जी, अगर आपको 30 दिन में जवाब नहीं मिलता या आप जवाब से संतुष्ट नहीं है, तो आप पहली अपील 30 दिनों के भीतर उसी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के पास कर सकते हैं। और अगर वहां से भी संतुष्टि ना मिले तो आप दूसरी अपील 90 दिनों के भीतर केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग में कर सकते हैं और आयोग का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है। लेकिन बाध्यकारी या बाइंडिंग सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या असल में अधिकारी इसे मानते हैं या ये भी बस एक कागजी शेर है? ये एक बहुत वाजिब सवाल है और यहीं पर इस कानून की असली ताकत, इसके दांत सामने आते हैं। ये हमें लाता है धारा 20 पर, जिसे नोट्स में दंड या शास्ति कहा गया है। छात्र ने इस पर 2 स्टार लगाए हैं और शब्द को लाल पेन से घेरा भी है। जाहिर है ये बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा। इसमें जुर्माने का प्रावधान है। अगर आयोग को लगता है कि किसी अधिकारी ने बिना किसी उचित कारण के आवेदन लेने से मना किया, समय पर सूचना नहीं दी या जानबूझकर गलत सूचना दी, तो आयोग उस अधिकारी पर जुर्माना लगा सकता है। कितना जुर्माना? नोट्स के अनुसार 250 रुपए प्रतिदिन। हाँ, जिसकी कुल राशि 25,000 रुपए से अधिक नहीं हो सकती। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जुर्माना सीधे उस अधिकारी की तनख्वाह से कटता है। अरे वाह, मतलब लापरवाही की तो सीधे जेब से पैसे जाएंगे। बिल्कुल। ये 250 रुपए का जुर्माना ही उस 30 दिन की समय सीमा को असलियत में लागू करवाता है। इसके बिना धारा 7 सिर्फ एक अच्छा सुझाव बनकर रह जाती। आपने बिल्कुल सही समझा। ये व्यक्तिगत जवाबदेही तय करता है। यही डर अधिकारियों को जिम्मेदारी से काम करने के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद नोट्स में कुछ और धाराओं का भी जिक्र है, जैसे धारा 21 सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण देती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर किसी अधिकारी ने नेक नियति से कोई जानकारी दी जो बाद में किसी वजह से गलत निकली, तो उस पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा। ये अधिकारियों को बिना डरे काम करने का हौसला देता है। और एक और धारा है, धारा 23, जो न्यायालयों की अधिकारिता पर रोक लगाती है। ये थोड़ा जटिल लग रहा है। आसान भाषा में इसका मतलब है कि आप आरटीआई के मामले को लेकर सीधे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। अच्छा। हाँ, इस कानून ने अपना एक अलग सिस्टम बनाया है। पहली अपील, फिर दूसरी अपील आयोग में। आपको उसी रास्ते से जाना होगा।
आप इस सिस्टम को बाईपास नहीं कर सकते। तो इन परीक्षा नोट्स के जरिए हमने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की एक पूरी यात्रा देखी। ये सिर्फ धाराओं की लिस्ट नहीं है, बल्कि एक नागरिक का अधिकार, जानकारी हासिल करने की प्रक्रिया, रास्ते में आने वाली बाधाएं, उन बाधाओं को दूर करने के लिए एक रेफरी और अंत में उस रेफरी के फैसले को लागू करवाने के लिए दंड का एक पूरा सिस्टम है। बिल्कुल। यह स्पष्ट है कि परीक्षा के लिए परिभाषाएं, प्रक्रिया, समय सीमा, छूट, आयोग का ढांचा और सबसे जरूरी अपील और दंड के प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण है। यह कानून सिर्फ एक अधिनियम नहीं, बल्कि लोकतंत्र में नागरिक सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली उपकरण है। जाते जाते एक विचार मन में आ रहा है। ये कानून हमें जानकारी तक पहुंचने का अधिकार तो देता है, लेकिन उस जानकारी को समझने, उसका विश्लेषण करने और उसका सही उपयोग करने की क्षमता कैसे विकसित की जाए? क्या सूचना का अधिकार के साथ साथ सूचना को समझने का अधिकार या इंफॉर्मेशन लिटरेसी भी उतनी ही